क्या प्यार सिर्फ प्यार होता है या कभी कभी वह एक खतरनाक जाल बन जाता है? ललिता की कहानी में हम्बर्ट हम्बर्ट ने बल से नहीं बल्कि चालाकी, डर और भावनात्मक हेरफेर से एक मासूम बच्ची को अपने नियंत्रण में रखा। खुद को उसका रक्षक दिखाकर, उसे दुनिया से अलग थलग करके, सच बोलने पर डराकर और अपने अपराध को प्रेम की भाषा में छिपाकर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि यह समझने की कोशिश है कि शक्ति, भाषा और मानसिक दबाव कैसे किसी की आज़ादी छीन लेते हैं। और आज के इस ऑडियो में हम इसी खतरनाक मनोविज्ञान की परतें खोलने वाले हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण और महान रचनाओं को सुनते रहने के लिए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। अब मेरी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय अनवरत यात्रा का है। हम दोनों सारे अमेरिका में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए पता नहीं कितनी सड़कों पर से गुजरे, कितने कस्बों में गए और कितने होटलों में ठहरे। शक से बचने के लिए पहले पहल मैं अगल बगल कमरे किराए पर लेता था, लेकिन यह महसूस करके कि अलग अलग कमरे का किराया भी देना पड़ता है और सुविधाजनक भी नहीं रहता, हम दोनों डबल बेड वाले कमरे में ठहरने लगे। ललिता मेरी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी। वैसे स्वभाव में यह 13-14 साल की लड़कियों से किसी भी तरह भिन्न नहीं थी। उसे भी जॉर्ज की तेज रफ्तार धुनों पर थिरकना, नाच गाना, आइसक्रीम, सिनेमा की पत्रिकाएं और मनोरंजक पिक्चरें पसंद थीं। रिकॉर्ड सुनने का तो मानो उसे मर्ज था। पता नहीं कितने हजार सिक्के मैंने ज्यूक बॉक्सों के भेंट किए होंगे। बुद्धू इतनी थी कि जो भी इश्तिहार देखती उसी पर यकीन कर लेती। अगर वह किसी जगह पर लिखा हुआ देखती कि हमारी दुकान पर आइए तो वह उस दुकान में जाने की जिद पकड़ लेती। हम उस दुकान में जाते भी और आधा घंटा खराब करने के बाद नन्ही नन्ही गुड़ियों, सस्ते गहनों, ऊट पटांग खिलौनों से लदे फदे बाहर निकलते। अगर किसी रेस्टोरेंट के बाहर ठंडी आइसक्रीम का कोई बोर्ड लगा होता तो ललिता आइसक्रीम खरीदे बगैर न रहती। अब उसे कौन समझाता कि आइसक्रीम तो हर जगह ठंडी ही मिलती है, गर्म नहीं। अगर मैं कभी उसकी जिद पूरी न करता तो वह हमारे गुस्से के या तो चुप हो जाती या जोर जोर से रोने लगती। मगर इन सब से अलग उसका अचूक हथियार उसका जिस्म था, जिसके लिए वह हजार मिन्नतें और मान मनोबल करवाती तब मेरी बाहों में आती। कई बार सड़क पर गाड़ी चलाते चलाते अगर मेरा जी थोड़ी देर के लिए जंगलों में रुककर प्राकृतिक छांव के नीचे देह की प्यास बुझाने के लिए कर आता तो वह सैकड़ों नखरे करने के बाद किसी न किसी किस्मत का वायदा करवाकर ही हाथ लगाने की अनुमति देती। मैंने शुरू में ही जान लिया था कि अगर ललिता के साथ संबंध बनाए रखना है तो सिर्फ उसकी मांगे पूरी करने से काम नहीं बनेगा, उस पर कोई न कोई प्रतिबंध भी लगा कर चलना होगा। इसीलिए मैं अक्सर उसके कानों में फूंका करता कि मेरे और तुम्हारे संबंध एकदम गुप्त रहने चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, अलबत्ता तुम्हें सुधार गृह भेज दिया जाएगा। मैं उसके मन में डर बिठाते हुए कहता, सुधार गृह या नारी निकेतन का मतलब जानती हो? ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जा सकता है धरती पर बना हुआ नर्क का टुकड़ा, जहां अच्छा खाना या सुख मिलने की बात तो दूर, कच्ची पक्की रोटी तथा च्युइंगम तक मिलना दूभर हो जाएगा। अतः हम लोगों की भलाई इसी में है कि एक दूसरे के राज पर पर्दा डालते हुए चुपचाप आराम से दिन गुजारते रहें। और फिर मेरे साथ रहने में तुम्हारा नुकसान भी क्या है? दुनिया के तमाम सुख तुम्हारे कदमों में पड़े हुए हैं। तुम जो चाहती हो मिल जाता है और कहीं जाओगी तो कोई आदमी तुम्हारी जैसी निकम्मी फूहड़ लड़की को मुंह तक लगाना पसंद न करेगा। ललिता पर मेरी इन बातों का गहरा असर पड़ गया था। हम दोनों में बिल्कुल दोस्तों जैसे संबंध स्थापित हो गए थे। वैसे वह चाहे जितनी भी समझदार रही हो, पर हर दिन उसका दिल बहलाने के लिए मुझे कोई न कोई योजना बनानी पड़ती थी। यह बहाना वर्जीनिया में लाइट हाउस दिखाने का होता या आर्कसंस की गुफाओं में बने हुए अजीबोगरीब कैफे में ले जाने का, खूबसूरत फोटो खरीद कर उसे देने का हो या जी भरकर आइसक्रीम खिलाने का। दिन गुजारने के लिए सुबह से ही ललिता को एकाध सपना चाहिए होता था, जिसे कंधों पर लगाकर वह रात भर
मेरी बाहों में उड़ी उड़ी फिरती रहे। इन तमाम यात्राओं के दौरान मुझे ललिता पर कड़ी निगाह भी रखनी पड़ती थी। मुझे हमेशा इस बात की शंका बनी रहती थी कि किसी को शक हो गया, या फिर किसी ने ललिता के साथ हमदर्दी दिखाकर बात पूछ ली तो सारा भांडा फूट जाएगा। 2-3 महीनों की पूर्ण स्वच्छंदता में ललिता की देह में एक ऐसा निखार आ गया, वह जहां भी जाती लोग उसे एक नजर देखकर दोबारा देखे बिना न रहते। 2-3 बार यादगार घटनाएं भी घटी। एक बार गर्मियों की एक दोपहर को हम लोग पहाड़ी रास्ते से सफर करते करते पेड़ों की घनी छांव देकर सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करके नीचे चट्टानों पर उतर आए थे। मैंने एक दरी दोहरी करके पत्थरों पर बिछा दी थी और चरमराते पत्थरों की भरी छांव में ललिता की देह मेरी परछाई में गुम हो गई थी कि यकायक उफान उतर जाने के बाद ललिता ने रोना शुरू कर दिया। शायद उसने शुरू शुरू में कोई चीज मांगी थी। मैंने उत्तेजना की हालत में हाँ कह दी थी और अब उसे छोड़ने के लिए मजाक में वायदे से मुकर रहा था। लेकिन ललिता मजाक न समझ पाई थी और बच्चों की तरह सिसकियां भर भर कर रोने लगी थी। वह बार बार मेरा हाथ झटक देती थी, मुझे दूर हो जाने को कह देती थी और खुद वह पत्तों के नीचे चुपती किसी सूखी टहनी की चुभन सहते हुए भी पड़ी रही थी। मैं कोहनियों पर सिर टिकाए उसे निहार रहा था कि पता नहीं कहां से 2 बच्चे खेलते हुए हमारी ओर निकल आए थे। मैं बच्चों के अकस्मात आ जाने से सहम गया था। उठने में जल्दी न कर पाया। ललिता ने भी बच्चों को देख लिया था। वह हड़बड़ाकर उठी थी। तभी करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत सामने आई। बच्चे के पीछे से आवाज उभरी, टिन्नी टोनी तुम कहाँ चले गए? जब तक हम संभलते एक मोटी ताजी औरत बच्चों का पीछा करते हुए हमारे सरों पर आसवार हुई। मैं हड़बड़ा उठा। ललिता का चेहरा भी धुआं हो गया। हम उठकर उसी हालत में कपड़े और दरी समेटे भागकर कार तक पहुंचे। हमने कार के कुछ फासले पर एक आदमी की झलक पाई, पर इत्तेफाक से वह हमारी ओर पीठ की एक कैमरे से चित्र ले रहा था। वह इतना व्यस्त था कि उसे हमारे भागकर कार तक पहुंचने की आहट तक न सुनाई दी। मैंने समय गवाए बगैर गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। कार को तेजी से भगाते भगाते मैंने मोड़ घूमते समय पीछे पलटकर देखा। वह मोटी ताजी औरत मुंह खोले हमें यूं विस्मय से भरी देख रही थी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। कुछ आगे जाकर मैंने गाड़ी रोककर अपने तन पर कपड़े डाले, ललिता को कपड़े पहनने को दिए। पिछली सीट पर बैठी ललिता ने कपड़े पहनते पहनते वो गालियां मुझे सुनाई कि बस ईश्वर ही जानता है। मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि कोई लड़की ऐसी गालियां भी बक सकती है। ललिता की गालियां सुनकर भी मैं हंस रहा था, खुश था। और सच्चाई यह थी कि अगस्त 1947 से लेकर अगस्त 1948 तक पूरे 1 वर्ष तक मेरी खुशी की सीमा न थी। मैं एक छोकरी के नाज नखरे उठाते हुए दिन भर इधर से उधर मारे मारे फिरकर रात को अजनबी होटलों के रंग बिरंगे कमरों में उसी लड़की की बाहों में पिघलने के बाद अगले दिन फिर यात्राओं पर बढ़ जाने से बढ़कर सुख की ओर कल्पना भी न कर सकता था। बेहूदगी और गुस्सा करने के बावजूद ललिता मेरे लिए संसार की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं उसकी बात पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक जगह से दूसरी जगह भागने की थकान भी मुझे होती थी, मगर उस थकान को उतारने वाली ललिता भी तो साथ थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 साल का अरसा ललिता के साथ भाग दौड़ में गुजरा। हम दोनों ने अमेरिका का कोना कोना छान मारा। न्यू इंग्लैंड से चलकर दक्षिण में डिज्नीलैंड होते हुए हम लोग कपास के मैदानों को पार करके प्रशांत महासागर के तट पर पहुंचे। रास्ते में फ्लोरिडा भी पड़ता था, मगर वहां मैंने ठहरने का इरादा इसलिए न बनाया कि संभव है वहां शार्लेट का कोई परिचित मिल जाए। प्रशांत महासागर के उत्तर की ओर होकर घने जंगलों को काटती हुई सड़कों पर दौड़ते हुए हम कनाडा की सीमा छूकर पूर्व की ओर बढ़ने लगे। इन यात्राओं में मैंने जो आनंद भोगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मगर इसके साथ ही इन हजारों मीलों की दौड़ का कोई अर्थ न था। इतनी दूर गाड़ी चलाने के बाद भी हमें प्राकृतिक दृश्यों, शहरों, कस्बों, जंगलों और होटलों की याद न थी। इस बीच ललिता का स्वास्थ्य भी पहले से कहीं अधिक अच्छा हो गया था। उसका कद 2 इंच और भार 8 पाउंड बढ़ गया था, मगर उपलब्धि के नाम पर वासना की पूर्ति के अलावा मेरे पास कुछ था तो मैले नक्शे, मार्गदर्शक किताबें, पुराने टायर और ललिता का बढ़ता हुआ दिन ब दिन का चिड़चिड़ापन। इस बीच
खर्च की भी समस्या मेरे सम्मुख उठ खड़ी हुई। इन यात्राओं के दौरान मेरी अधिकांश जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। मैं इस बात को सोचने लगा कि किसी जगह जमकर मुझे कोई काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि इस बंजारेपन की जिंदगी से मुक्ति तो मिले ही साथ ललिता की पढ़ाई लिखाई का भी ठीक से प्रबंध हो सके। अंततः काफी सोच विचार के बाद मैंने बिडरले में ठहर जाने का निर्णय लिया। बिडरले का चयन करते समय मेरे सामने दो बातें थी। एक तो वहां लड़कियों के स्कूल थे जहां ललिता पढ़ सकती थी, दूसरे वहां एक कॉलेज था जहां मैं पढ़ा सकता था। उस कॉलेज में फ्रेंच पढ़ाने वाले अध्यापक से 5 साल पहले मैं मिला था। तब मिस्टर गेस्टन ने मुझे कॉलेज में लेक्चरार का पद देने को आमंत्रित किया था, मगर बड़ी बड़ी लड़कियों को लेक्चर देने से नफरत होने के कारण मैंने ऑफर अस्वीकार कर दिया था। कुछ समय बाद गेस्टन ने एक पत्र में मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे लिखा था कि मैं ना सही, पर मेरी फ्रेंच इंग्लिश पाठ्य पुस्तक वे वहां पढ़ा रहे हैं। बिडरले पहुंचकर हमें एक होटल में ठहरना पड़ा। फिर वहां के थिएटर स्ट्रीट में हमने एक मकान ढूंढ लिया। यह मकान कॉलेज के केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर का था, जो इन दिनों लंबी छुट्टियां लेकर बाहर गए हुए थे। मकान में फर्नीचर वगैरह सभी कुछ था। हमें साज सजावट की कोई चीज खरीदने की जरूरत न पड़ने वाली थी। मकान का मामला तय होने पर मैं साजो सामान और ललिता के साथ वहां पहुंच गया। मकान के ड्राइंग रूम में घुसते ही ललिता ने रेडियो ऑन कर दिया और सोफे पर लेटकर पास पड़ी हुई मैगजीनों में से एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। मैंने मकान का मुआयना शुरू किया। मकान बिल्कुल साधारण किस्म का था। कई कमरों को झांकने के बाद मैं दूसरी मंजिल के छज्जे पर जाकर खड़ा हो गया। छज्जे के सामने लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। खड़ा खड़ा चारों ओर देख ही रहा था कि कहीं दूर से घंटी बजी और सामने दिखाई पड़ने वाली लाल बिल्डिंगों में से फ्रॉक पहने, किताब सीने से लगाए, हस्ती में चलती 12-13 साल की लड़कियों के ग्रुप बाहर आने शुरू हो गए। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने मन ही मन सोचा कि मकान बढ़िया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम बैठे बैठाए दिन में 2 बार लड़कियां तो देखने को मिला करेंगी। मैं नीचे चला आया। अगले दिन मैं ललिता को अपने साथ लेकर एक स्कूल में दाखिला करवाने ले गया। स्कूल पहुंचते ही क्लर्क ने हमारा स्वागत किया। मैंने ललिता को उसकी हम उम्र की लड़कियों के साथ प्लेग्राउंड की ओर खेलने को भेज दिया। जल्द ही मेरी मुलाकात हेड मिस्ट्रेस से हुई। उसने बड़ी आत्मीयता से मेरा स्वागत किया। जब हम बैठ गए तो चश्मा उतार कर रखती हुई बोली, प्रोफेसर गेस्टन ने आपका जिक्र किया था। वे हमारे स्कूल के बहुत शुभचिंतक हैं और अपने सभी मित्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहीं भेजते हैं। मैं मन ही मन हंसा। यह बात सच है कि मिस्टर गेस्टन से उस स्कूल के बारे में चर्चा चली थी। उन्होंने मुंह बिचका कर कहा था, वहां उस स्कूल से निकम्मी और कोई दूसरी जगह नहीं है। पर मेरे इस बात के पूछने पर कि फिर कोई दूसरा स्कूल वे बताएं, इस बात पर वे सोच में पड़ गए थे। किसी एक भी दूसरे स्कूल का नाम न ले सके। अंततः उन्हें कहना पड़ा था, अब वह स्कूल जैसा भी है पर अन्य स्कूलों से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को फोन कर देंगे। फोन करने वाली बात इसलिए ताकि हेड मिस्ट्रेस मुझसे पूर्व ही परिचित रहे और परिचय के मामले में सवाल जवाब में समय न गवाए। यही वजह थी कि हेड मिस्ट्रेस ने मिस्टर गेस्टन का नाम लिया था और तपाक से हमारा स्वागत भी किया था। वह कह रही थी, हमारा स्कूल आम स्कूलों से जरा हटकर है। हम अपनी लड़कियों को किताबी कीड़ा बनाने की बजाय सुसंस्कृत और सभ्य बनाने में अधिक विश्वास रखते हैं। आज का सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है कि दुनियादारी की जिंदगी में उतरते समय उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अगर हम उन्हें कुछ बीती हुई लड़ाइयों, बादशाहों, कीड़े मकोड़ों का नाम बताकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लें तो इससे फायदा क्या होगा। उन्हें बच्चों की बीमारी में काम आने वाली दवाओं, खाने में पड़ने वाले मसालों की जानकारी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्यों, आप मुझसे सहमत हैं ना? यकायक प्रश्न पूछे जाने पर मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर संभल कर बोला, जी, दरअसल यूनिवर्सिटी से मेरा संपर्क छूटे इतना अरसा हो गया है कि मैं आजकल के स्कूलों के कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। वह समझ गई कि मैं शिष्टाचार के नाते उनकी बात नहीं काट रहा हूँ, मगर संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, जरा जेबी और मार्गरेट को बुला लाना। चपरासी के चले जाने के बाद वे मुझसे बोली, मैं अपने स्कूल की 2 लड़कियों को बुला रही हूँ, आप उनसे बातचीत करके देखिए।
संभव है हमारे स्तर से आप पूर्णतः संतुष्ट हों। थोड़ी देर बाद दो लड़कियां अंदर आईं। हेड मिस्ट्रेस ने उन दोनों को मुझसे परिचय कराया और खुद कमरे से बाहर चली गईं। दोनों लड़कियों की उम्र 12-13 साल के आसपास थी। मैं कोई एकाध हरकत कर बैठता, मगर मुझे ख्याल आया कि मैं ललिता को वहां भर्ती कराने आया था, अय्याशी करने नहीं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए मैंने दोनों से मौसम, इतिहास, भूगोल और जीवन की आम समस्याओं के बारे में विविध प्रश्न किए। दोनों लड़कियों ने बड़े बेझिझक भाव में प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत भी थे, मगर उनकी गलतियों के लिए मैं खुद ही अधिक जिम्मेदार था। उन 12-13 साल की लड़कियों से मैं यूनिवर्सिटी स्तर के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। बावजूद इसके यह तो मैं मान ही गया था कि उनका बौद्धिक स्तर उनकी उम्र से कहीं अधिक है। थोड़ा झिझक होने के बावजूद मैं उनसे बड़े आराम से इधर उधर की बातें कर रहा था। चोर चोरी से जा सकता है, मगर हेरा फेरी से नहीं। मुझे उनसे आंखें सेकने का मौका तो मिल ही रहा था। आंखें तो बंद करके नहीं रख सकता था, सो आंखें सेक रहा था। अभी यह सिलसिला कुछ देर और चलता कि तभी हेड मिस्ट्रेस आ गईं और मुझे अपनी निगाहें उस पर टिकानी पड़ी। हेड मिस्ट्रेस की ओर पूरी तरह मैं मुखातिब हो गया। उन्होंने मेरे चेहरे के भावों से ही संतुष्टि का अंदाजा कर लिया था, सो लड़कियों को जाने की इजाजत दे दी। काश हेड मिस्ट्रेस इस बात को जान पाती कि मुझे उनके प्रश्नों के उत्तर से कहीं ज्यादा उनके किशोर युवा अंगों की मादकता से संतुष्टि प्राप्त हुई थी। लड़कियां चली गई थी। कहिए, हमारे विद्यार्थी आपको पसंद आए? हेड मिस्ट्रेस ने पूछा। बहुत, मैंने संक्षिप्त अर्थ में उत्तर दिया। लेखक और प्रोफेसर होने के नाते मैं बातचीत में बहुत किफायती शब्दों का इस्तेमाल करता था। फिर भी मैंने कहा, आपकी प्रणाली परंपरागत प्रणालियों से जरा भिन्न अवश्य है, लेकिन उन दोनों लड़कियों को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि इस प्रणाली में ऐसा कोई दोष नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को अन्य किसी स्कूल में भर्ती कराने की सोचूं। वह मुस्कुराई। स्पष्ट था कि प्रशंसा के ये शब्द उसे अच्छे लगे थे। उन्हें मालूम न था कि वे कितना तगड़ा चारा मेरे सामने डाल चुकी हैं। फीस और फॉर्म कहाँ जमा किए जाएंगे? मैंने बातचीत खत्म करने के इरादे से पूछा। उन्होंने घंटी बजाई। चपरासी अंदर आया। इन्हें मिसेस सीवर्ड के पास ले जाओ, उन्होंने चपरासी से कहा और मेरी ओर देखती हुई बोली, आप इनके साथ चले जाइए। बाहर दफ्तर में आपसे आवश्यक कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। दफ्तर में लगभग आधा घंटा लग गया। सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद मैंने ललिता को बुलवा भेजा। वह खेल में लगी हुई थी, आना नहीं चाहती थी। काफी समय बाद उन्मुक्त वातावरण मिला था, पर उसे आना पड़ा। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।